Hello students, today I shall discuss the poem of Nishimichigal, The Night of the Scorpion। आज हम निशिमिजिकल की कविता द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, रात के बिच्छू पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड द लाइफ ऑफ निशिमिजिकल, द लिटरेरी वर्क ऑफ निशिमिजिकल एंड द डेथ ऑफ निशिमिजिकल एंड द बर्थ ऑफ निशिमिजिकल हैव डिस्क्राइब्ड। जैसा कि मैंने निशिमिजिकल के जीवन, कविता का मतलब संक्षिप्त कथन, कवि के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, उसके पिता, उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में, उसके जन्म के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम आप लोगों के समक्ष जो है निशिमिजिकल की कविता द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन चर्चा करेंगे। जैसा कि इट इज़ सेड दैट द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाज रिटन in the atmosphere of the rural area of our country or of India। जब निशिमिजिकल का नाम अंग्रेजी साहित्य में लिया जाता है तो ये बताया जाता है कि निशिमिजिकल महोदय ने देश की संस्कृति और देश के कल्चर को और देश की व्यथा और देश की व्यवस्था को, देश की दुर्दशा, देश की दयनीय दशा का जो है वर्णन उन्होंने अपने साहित्य में किया है। तो इस प्रकार से यह जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नाम की जो कविता है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो थीम है, वह एक गरीब, अत्यंत गरीब परिवार से स्टार्ट होता है और कवि जो है उस परिवार की व्यथा, उस परिवार की घटनाओं का वर्णन करता है, जहाँ पर जो है एक ऐसी औरत है, कवि कहता है कि वो एक ऐसी औरत है जो एक अंधेरे कोठरी में पड़ी हुई है और बरसात लगातार हो ही रही है और उसी समय की ये घटना है, उसी समय का ये वर्णन है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे, उसके घटनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कविताओं में किस प्रकार से स्टूडेंट को, आपको रेफरेंस कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, रेफरेंस में कौन सी चीज़ें होती हैं, रेफरेंस में कौन सी घटनाएँ लिखी जाती हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लाइन टू लाइन, मतलब एक एक पंक्तियों का आपके समक्ष जो है उसका हिंदी और अंग्रेजी में एक्सप्लेन, मतलब उसका भावार्थ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो हम थोड़ा सा अभी रेफरेंस पर चर्चा करते हैं, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट पर चर्चा करते हैं, तब इसके बाद एक्सप्लेनेशन पर हम चर्चा करते हुए इसके भावार्थ को बताएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं रेफरेंस में। तो इस प्रकार से जो कविता का रेफरेंस होता है वो क्या उसमें लिखा जाता है, आप भी उसको जानिए। जो रेफरेंस होता है उसको कहा जाता है संदर्भ। दिस पोएम वाज टेकन फ्रॉम द पोएम, दिस इज़ रिटन फ्रॉम द फला पोएट। मतलब कि यह कविता, यह पंक्तियाँ, यह पैसेज किन कविता से लिया गया है, रेफरेंस में ये बातें लिखी जाती हैं और इस कविता को किसने उद्धृत किया है, किसने अलंकृत किया है, ये चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो आप केवल और केवल रेफरेंस में कविता कहाँ से ली गई है, यह पैसेज कहाँ से लिया गया है, ये एक बात। दूसरी बात, इस पैसेज को किसने अलंकृत किया है। मतलब आई मीन टू से दैट देयर आर मेजर 3 पॉइंट्स हैव बीन रिटन अंडर रेफरेंस। इट ऑलवेज एड्रेसेज अबाउट द टेक्स्ट, about the title of the poet, about the title of the poem and about the poet, about the title of the poem and about the poet was written under reference or was written in the subject of reference। कहने का तात्पर्य है कि रेफरेंस में इन्हीं विषयों को संकलित किया जाता है, इन्हीं विषयों पर जो है फोकस किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, if you are unknown about it is passage or these lines, you can say, you can express in two manner thoughts
of the poem these lines, this passage. So if you are expressing in sufficient addressing manner, so you can say that these lines. If you are only addressing only one passage, so you can say that this passage. So here I will write these lines have been taken from the poem Night. If you are giving the title of the poem, so you can write it in single inverted comma, Night of the Scorpion. It is given the title of the poem Night of the Scorpion. After this you should write about the writer, about the poet who have written this poem. So here you can say Night of the Scorpion, composed by Nissim Ezekiel. This is your reference. This is the subject of reference. Yes, subject of reference. आपने रेफरेंस का विषय दिया कि रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, जो आप पैसेज को, जहाँ पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की बात की जाती है, वहाँ की हम बात करते हैं। हम अर्थ और भावार्थ की बात अभी इसके बाद में करेंगे, क्योंकि पहले जो बिंदु पर हैं, पहले जैसे इसमें होता क्या है, रेफरेंस अगर रिक्वायरमेंट है उसमें अगर पूछा जाता है रेफरेंस, तो आपको रेफरेंस लिखना है। कॉन्टेक्स्ट अगर पूछा जाता है तो कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। सो आफ्टर दिस आई विल डिस्कस ऑन एक्सप्लेनेशन ओनली, line to line. So after this, if it is asked context, it is the central theme of the poem, central theme of the passage. मतलब जो पैसेज है उसका जो केंद्रित, मतलब उसके आंतरिक जो विचार होते हैं, उसको कम से कम पंक्तियों में आपको लिखना चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द पोएट says about the condition of his mother when she was crying with हर पेन। अब आपने यहाँ पर देखा कि इसमें जो कविता का मुख्य विषय वस्तु होता है, द मेन थीम ऑफ द पोएम आर द मेन थीम ऑफ द पैसेज विच पैसेज हैज बीन डिस्कस्ड बाय द टीचर, सो इट इज़ रिटेन इन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसको प्रसंग कहते हैं, प्रसंग को जो पैसेज होता है उसकी जो मुख्य विषय वस्तु होती है, चूँकि और चीज़ें तो भावार्थ में लिखी जाती हैं, तो जो मुख्य विषय वस्तुएं होती हैं, जो मुख्य विषय चीज़ें होती हैं, उसी को उसमें जोड़ना चाहिए। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब लास्ट स्टेज पर आप आते हैं, जिसको आप कहते हैं, जिसका आपको इंतज़ार है, एक्सप्लेनेशन। अब ये होता है आपका भावार्थ। अब कविता का अर्थ क्या हो रहा है, ये होता है प्रसंग, जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हुए चले आए हैं। अब इसको कहते हैं संदर्भ।
इन चीज़ों को आपको जानना अति आवश्यक होता है। अब थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप थोड़ा सा देखिए कि एक्सप्लेनेशन में कवि जो है किन चीज़ों का वर्णन करना चाहता है। ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, वो कब की है, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो हम अब आपको चर्चा करते हैं एक्सप्लेनेशन पर कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, उसको देखते रहिए आप। सो द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज इज द पोएट इज एक्सप्रेसिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट नाइट। कवि ये कह रहा है कि वह परिस्थितियाँ, मतलब उन घटनाओं का कवि वर्णन करते हुए बता रहा है कि वह दिन मुझे याद है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। ये कह रहा है कि मुझे वो दिन याद है जब रात के समय, मतलब रात का प्रहर था, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और वो जो बारिश थी वो लगातार हो रही थी, मतलब कि बारिश जो हो रही थी वो लगातार हो रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निसिमिस्कल है उसका क्या मतलब, उन्होंने किस प्रकार से, मतलब उस मिडिल क्लास के परिवार की घटना को किस प्रकार से वर्णित किया है। इसीलिए ये माना जाता है कि निसिमिस्कल महोदय ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही अच्छे ढंग से, मार्मिक ढंग से, तो आप देख रहे हैं कि निसिमिस्कल महोदय, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने बहुत ही शालीनता से एक मार्मिक घटना का वर्णन कर रहे हैं। इसमें जो भाव है थोड़ा सा देखिए। कवि ये कहना चाहता है, जैसा कि आपने सुना, इन 4 पंक्तियों का जो अर्थ है बहुत सरल सा अर्थ है। आई रिमेंबर द नाइट, मतलब कवि जो है अब उस इंसिडेंट, वो जो घटना घटी है उसके बारे में बताते हुए, मतलब घटना वहीं से प्रारंभ होती है। वो कहते हैं कि मुझे वो घटना याद है, मुझे वो दिन याद है, मुझे वो समय याद है जब ये घटना घटी थी, जब एक बिच्छू ने मेरी माँ को डंक मार दिया था। अब जो जिस बिच्छू ने डंक मारा था उसमें वो कह रहे हैं कि वह रात एक काली रात थी, एक भयंकर रात थी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि व्हेन his mother was stung by a scorpion, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। कह रहे हैं कि वो घटना जो 10 घंटे की लगातार बारिश हो रही थी, उसी क्षण, उसी प्रहर आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके पास रहने के लिए आशियाना न हो, जिसके पास रहने के लिए घर न हो, और बगल क्या मतलब कि बाहर जो है रात को बारिश हो रही हो, घर में दीपक भी न जल रहा हो, घर में अंधेरा हो, खाने पीने की अच्छे ढंग से व्यवस्था न हो, तो आप उस भयंकर बारिश के अंतर्गत 10 घंटे की लगातार बारिश में, और एक सैक ऑफ राइस, मतलब एक चावल का एक सैक में बोरा रखा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। बिच्छू उस लगातार बारिश में उसी बोरे के नीचे आ जाता है, मतलब उसको मारने के लिए, स्टंग मतलब जब वो मारता है तो वो कहाँ आ जाता है, उसके बोरे के नीचे आ जाता है। अब यहीं पर रह करके रेंगता हुआ वो आ गया है, इसका मीन्स होता है रेंगता हुआ। अब वो रेंग करके कहाँ आ गया है, बोरे के नीचे आ गया है, और वो समय, वो घटना कवि को याद है। वो कहना चाहता है बिच्छू जो 10 घंटे की लगातार बारिश के समय उसके कमरे में, उसकी माँ के कमरे में, उसके घर में प्रवेश किया था, और वह घटना उसको याद है। इन पंक्तियों में यही उसका अर्थ होता है कि वह घटनाएं मुझे याद हैं जब बिच्छू ने मेरी माँ को डंक मारा था। अब हम उसी को देखें दूसरे अर्थों में, मतलब कि एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत जो है हमने उसको संकलित किया है। आप देखिए उसका अर्थ इसमें भी आएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट दैट डार्क नाइट विच हैड केम इनटू हिज लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो काली रात जो उसके जीवन में आई थी, उसके जीवन के मतलब कवि के मतलब कि उसकी माँ, उसकी जो माँ है, मतलब इसलिए वो कवि अपने आप को ही कह रहा है कि वो हमारी माँ है। मेरी माँ को जब बिच्छू ने डंक मारा था, ही वुड नॉट फॉरगेट, मतलब यह घटना उसको अभी याद है, वो घटना वो अभी भूला नहीं है, वो घटना अभी उसको याद ही है। व्हेन ही वाज वेरी यंग, और उसकी स्थितियाँ क्या थी, वो बहुत छोटा था।
मतलब उसको याद है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने 10 घंटे की लगातार बारिश के समय डंक मार दिया था। द स्कॉर्पियन which came in his house and stung his mother, और वह बिच्छू जो उसकी माँ के कमरे में प्रवेश किया और आकर के उसकी माँ को डंक मारता है। द स्कॉर्पियन वाज बीनीथ ऑफ द सैक ऑफ राइस, और जो डंक मारने वाला जो बिच्छू था वो जो है बोरे के नीचे आ गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिच्छू जो है चावल के बोरे के नीचे आ गया था और उसी समय उसको डंक मारता है। अब डंक मारने के बाद की परिस्थितियां क्या हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। अब इसका भी अर्थ उसी के संदर्भ में आप सुन लीजिए कि इसका क्या अर्थ होता है। कहने का मतलब ये है, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, जो बिच्छू था, अब इसका पहले अर्थ सुन लीजिए, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो बिच्छू था उसने अपने पार्टिंग मीन्स होता है अलग कर देना, बिच्छू ने पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, बिच्छू ने अपने निर्दयी पूंछ से उस जहर को जो उसकी पूंछ में रहता है, जैसा कि आप जानते हैं बिच्छू जो है वो अपने पूंछ में ही जहर, मतलब उसके पूंछ में जहर पाया जाता है और पूंछ से ही वो डंक मारती है। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, मतलब वो बिच्छू जो है अब उसने डंक जब मारा तो उसने अपने पूंछ से ही फ्लैश ऑन डायबोलिक, उसके जिस्म में, मतलब उस निर्दयी पूंछ से जहर को उसने अपनी पूंछ से अलग कर दिया। अलग कर देने का मतलब होता है कि उसने डंक मार दिया। इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में, अंधेरे घर में, अंधेरे आशियाने के नीचे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उसने अपने निर्दयी पूंछ से, यहाँ कहने का तात्पर्य है बिच्छू जो बरसात में जोखिम उठाता। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात अभी और करते हैं। ही रिस्क द रेन अगेन, अब वो जो बिच्छू था वो जोखिम उठाता है। जोखिम उठाने का मतलब वो लगातार बारिश हो रही है, उसको डंक मारने के बाद जोखिम उठाने का तात्पर्य होता है कि वह पुनः घर से बाहर चला जाता है। दोनों अर्थ हो सकता है, जोखिम उठा करके घर में आता है, लेकिन बरसात है घर में आता है और डंक मार करके वो बाहर चला जाता है, यहाँ ये तात्पर्य होगा। तो इस प्रकार से यह कहा जाता है कि उस निर्दयी पूंछ के द्वारा उसके जिस्म में, उसकी माँ के जिस्म में जहर उसने पार्टिंग कर दिया। पार्टिंग का मतलब अलग कर दिया, अलग करने का मतलब उसके शरीर में छोड़ दिया। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो दुष्ट जो पूंछ थी, वो निर्दयी जो पूंछ थी, वो निर्दयता का परिचय देने वाली जो पूंछ थी, मतलब वो यहाँ पर कवि जो है वो पूंछ को इसलिए बार बार कोस रहा है क्योंकि वो निर्दयी पूंछ के द्वारा ही उसकी माँ को डंक मारा गया है और डंक मारने के पश्चात उसकी माँ जो है बहुत ही बहुत दुखित है, बहुत कराह रही है, बहुत उसको कष्ट है। इसलिए वह कहता है कि जो जहर था वो पार्टिंग मतलब वो फैल जाता है और अंधेरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। जैसे ये कह रहे हैं कि जहर इस प्रकार से उसकी माँ के शरीर में, उसकी माँ के जिस्म में फैल जाता है जिस प्रकार से अंधेरे कमरे में प्रकाश फैलता है। यहाँ पर कवि के कहने का एक भाव है कि जिस प्रकार से अंधेरे कमरे में प्रकाश फैलता है उसी प्रकार से जो जहर था दुष्ट पूंछ के माध्यम से, उसको दुष्टता का मतलब द्योतक मानता है, दुष्टता के द्योतक मानते हुए कहता है कि दुष्ट पूंछ के द्वारा उसके जिस्म में वो जो जहर है वो फैलता है। कैसे फैलता है? जैसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी फैलती है। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में सुनिए। द पोएट मीन्स टू से दैट द स्कॉर्पियन हैज poured its poison into the body of his mother, into the body of the poet's mother, with the help of its tail। आप चूँकि वहाँ पर कीड़ा मकोड़ा है वो बिच्छू को जो है, तो इसलिए आप इट्स भी कह सकते हैं या हर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इट्स ही जो है ज़्यादा सुटेबल है। तो आप यह कह सकते हैं कि द स्कॉर्पियन हैज poured the poison with the help of its tail into the body, flesh means उसकी जिसमें into the body of the poet's mother, so
ही टूक, अब आप यहाँ पर ही रिस्क्ड द रेन, अगर मतलब वो अब यहाँ पर बिच्छू के लिए कहा जा रहा है, द स्कॉर्पियन हैज टेकन द रिस्क इन नेक्स्ट टाइम टू गो अवे into the rain why it was raining loudly, it was raining loudly for 10 hours. It is said that the poet says that it is raining, it has been raining for 10 hours. So it was very dark night, it was very gloomy time, so it was very dangerous time. So the scorpion took the risk to depart from the room of his mother. कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि बिच्छू ने पुनः रिस्क लेकर के, वो जो बिच्छू था वह पुनः रिस्क लेकर के जो है जोखिम उठाते हुए घर से बाहर चला जाता है। मतलब कि अभी यहाँ पर बात आएगी, वो घर पर बाहर जा रहा है तो अभी किसान लोग आते हैं तो क्या मन्नत करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पर पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, द स्कॉर्पियन हैज पोर्ड the poison into the body of the poet's mother. So it was very dark, it was very gloomy room or house. So he took, the scorpion took the risk again to go away from that gloomy or dark room. तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्थ है वो बहुत ही स्पष्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया कि वो जो बिच्छू है वो रिस्क लेता है। अब हम जो नेक्स्ट पंक्ति हैं, मतलब कि जो नेक्स्ट पैसेज है, जो अगली पंक्तियां हैं, उसमें कवि जो है उसी के संदर्भ में क्या बोल रहा है। अब आप एक्सप्लेनेशन पहले आप हिंदी में उसको देखिए। उसके द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लीज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन। अब देखिए यहाँ दो तरह के विचार आए हैं, मतलब भला बुरा उनके बारे में कह रहे हैं किसान लोग। अब यहाँ पर किसानों को जो है उसके गांव के लोग हैं जो उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसे लोग आए हैं और उनको जो है कवि निसिमिजिकल ने बहुत ही तुच्छ प्राणी के रूप में देखा है। उन्होंने अपनी इस कविता में मतलब कि जो किसान हैं, जो उसको शुभचिंतक हैं, चूँकि यहाँ पर कहने का एक भाव ये है कि अभी आगे बताया जाएगा कि जो ये दुनिया है वो बहुत ख़राब है, ये जो संसार है वो बहुत ख़राब है। केवल और केवल जो ईश्वर या अल्लाह का जो दरबार है, ईश्वर और अल्लाह का जो मतलब कि राज दरबार है वही पवित्र है, बाकी सभी जो है बनावटी है, सभी नीरस है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब उसके ऊपर संकट आया है, तो संकट आने के बाद जो है जो उसके गांव के लोग थे जिनसे उनकी सहानुभूति, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि जो निसिमिजिकल महोदय हैं उन्होंने अपने साहित्य में जो गांव का दर्शन है, जो ग्रामीण लोगों का क्षेत्र है, जो ग्रामीण लोगों के परिवेश हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन पंक्तियों में, द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लीज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। अब सभी लोग आ गए हैं। वो कैसे आ गए हैं? जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ जो है किसी को घेरती हैं, मतलब कि किसी स्थान पर जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ आकर के भनभनाती हैं, यहाँ पर किसानों को उस प्रकार से भनभनाने की तुलना करता है कि मधुमक्खियों की भांति भनभना रहे हैं। मतलब वो कुछ कर तो नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है उनकी तुलना मधुमक्खी की भांति किया है। कवि जो है देखिए यहाँ अपने साहित्य को जो है दिखाता है, अपने साहित्य की चतुराई को दिखाता, अपने साहित्य के ओजस्पूर्ण व्यवहार को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो आई मीन टू से दैट द फार्मर्स ऑफ हिज विलेज हैव कम देयर द प्लेस वेयर हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम पेन। अब वहाँ पर कहाँ पर आए हैं वो लोग? जहाँ पर उसकी माँ बिच्छू के द्वारा डंक मारे जाने के पश्चात उसके शरीर में जो जहर फैल गया है, उससे जो कराह रही है, वहाँ पर आकर के वे लोग क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से घेर लेते हैं और ईश्वर से एक मनौवत मानते हैं, ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं?
वो कई बार कहते हैं कि ऐसे बिच्छू को लकवा मार जाए जो कभी की माँ को डंक मार करके उनके जिस्म में, उनके शरीर में जहर फैला दिया है, ऐसे बिच्छू को क्या हो जाए, लकवा मार जाए। इविल वन, उसकी बुराई करते हुए, उस बिच्छू की बुराई करते हुए वो लोग बड़बड़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम लेकर के, गॉड का नाम लेकर के 100 मतलब कई बार खुदा का नाम लेते हुए बड़बड़ा रहे हैं। क्या बड़बड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस बिच्छू को, जिस बिच्छू ने कभी की माँ को जहर फैलाया है, उस बिच्छू को जो है लकवा मार जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे ढंग से कभी के माँ को देखने आए लोगों ने कितने सहानुभूतिपूर्वक उसके प्रति किस प्रकार से इच्छा व्यक्त करते हैं। और उस इच्छा के साथ साथ आप ये देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश का किस प्रकार से निसी म्यूजिकल ने अपने साहित्य में वर्णन करता है। तो आप यहाँ सीधे सीधे देख रहे हैं, सीधे सीधे पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। तो अब आप इसको हम अंग्रेजी में आपको दिखाते हैं, अंग्रेजी में आप कैसे इसको मेंशन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। द पोएट अगेन सेज दैट, आप ये कह सकते कि कवि जो है इसके बाद क्या कहता है कि द पीपुल आर द फार्मर ऑफ दैट विलेज ऑफ द पीपुल ऑफ द पोएट, द विलेज ऑफ द पोएट, कवि के गांव के लोग, व्हेन हिज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफ द पॉइजन which poison has been poured by the scorpion with the cruel tail of the scorpion। अब ये कहते हैं कि जो उस बिच्छू का जो पूंछ था, जिसके द्वारा उसने जहर को जो है मतलब कवि की माँ के जिस्म में फैला दिया है डंक मार करके, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए लोग आए और ये कई बार ईश्वर का नाम लेते हैं। दे प्रेड मेनी टाइम्स टू से दैट, मतलब कि द स्कॉर्पियन मे बी द पैरालाइजस क्रिएचर, दे आर प्रेइंग टू गॉड टू डू सो। जैसा हो सकता है, जैसी उनकी सामर्थ्य है, जैसे उनके पास मतलब इच्छा प्रकट करने की सामर्थ्यता है, वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ गॉड, ओ ईश्वर, ओ अल्लाह, आप ऐसे प्राणी को, ऐसे बिच्छू को, जिस बिच्छू ने कवि की माँ को इतना दुख पहुँचा रहा है, उसको क्यों न पैरालाइज हो जाए, उसको पैरालाइज हो जाए, इस प्रकार की वो लोग प्रार्थना करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें, इस पंक्तियों में कवि ने उस ग्रामीण मतलब कि गांव के परिवेश को लोग किस प्रकार से सहानुभूति प्रकट करते हैं, ऐसे परिवेश को किस प्रकार ने कवि जो है अपनी कविता में वर्णन कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है कि जो निसी म्यूजिकल महोदय हैं, उन्होंने गांव के परिवेश, गांव के वातावरण, उनकी दृष्टांत को अपनी कविता में वर्णन किया है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू क्रॉल बीनीथ ए सेक ऑफ राइस, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क द रेन अगेन। आप इन पंक्तियों का, इस पैसेज का वर्णन करते हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द पिजेंट केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लीज, मधुमक्खियों की भनभनाने की बात, जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ भनभनाती हैं उसी प्रकार से किसान आकर के भनभनाते हैं। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड, और बड़बड़ाने का मतलब मन में कहना, ईश्वर और अल्लाह का नाम मन में लेते हैं। गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन, और इस इविल वन का मतलब यहाँ पर बिच्छू को कहा गया है, बिच्छू के लिए बताया गया है कि और इस इविल मतलब ये मतलब खराब जो प्राणी है, ये जो निर्दयी जो प्राणी है, इसको पैरालाइज हो जाए। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इस कविता का जो एक्सप्लेनेशन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में निसी म्यूजिकल की इसी कविता के और जो पैसेज बचे हैं उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप हम जो है अब यहाँ इस पैसेज का जो है एक्सप्लेनेशन करने के पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आपने ये देखा कि मैंने थोड़ा सा जो है ये कविता जो है कब पब्लिश हुई है, 1965 में, और इनका जो जन्म हुआ है 1924,
और इनकी जो मृत्यु है 2004 में है। और इन्होंने, मैंने जैसा कि बताया कि रात का बिच्छू नामक जो कविता है उसको जो है नसीम इजकल ने अपनी कविता में देहाती परिवेश में, देहात के मतलब कि भारतीय संस्कृति के परिवेश में जो है उन्होंने वर्णन किया है।